यहाँ कहीं पे भी। ये थर्ड एडिशन है मेरा, फोर्थ एडिशन या फिफ्थ एडिशन जो भी आपको मिले वो आप ले लेना। और हम साथ साथ ज्योग्राफी करेंगे और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी मैप आएगा उसको भी पढ़ते चलेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप का जिक्र कर देता हूँ इंडिया का। आप लोगों ने देखा होगा आसपास इंडिया की कौन कौन सी चीजें होती हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आएगा कि इंडिया का ज्योग्राफी जिस टाइप का होता है उसी टाइप का इंडिया का कल्चर है। आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। किस मामले में? ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से। नॉर्थ इंडिया में आपको समर भी दिखेगा, साथ में विंटर भी दिखेगा। साउथ इंडिया में ये सब नहीं होता। साउथ इंडिया में बस एक मिनिमम टेम्परेचर रहता है और वहां पर आपको विंटर सीजन बहुत कम दिखेगा और रेयर केस में दिखेगा। इस वजह से साउथ इंडिया में जो क्रॉप पैटर्न है वो भी एक फिक्स रहता है, वहां पे हर टाइम आपको राइस की क्रॉप दिखेगी। बट नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन में आप लोगों को वीट दिखेगा और जब समर सीजन आएगा तब आपको राइस दिखेगा या और कोई क्रॉप दिखेगी। तो ये सारी चीजें आपको नॉर्थ इंडिया में दिखती है। नॉर्थ इंडिया में जो दिखती है उसका रीजन वहां की ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से ये सारी चीजें दिखती है। एल्टीट्यूड में काफी ज्यादा चेंज है, साथ में कुछ प्लेन वाले एरिया हैं, कुछ माउंटेन वाले एरिया हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो देखो सबसे पहले आपको ऊपर वाले एरिया में देखोगे, जिसे अब दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस होता है, ये मैंने उस दिन भी बताया था, एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ। देखो स्टेट का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, या कुछ चीजें हमारे देश में ऐसी होती हैं जो फेडरल मॉडल का पार्ट है। और आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश में 3 लिस्ट दी हुई है और शेड्यूल 7 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वहां पे 3 लिस्ट है। पहला एक लिस्ट बोलता है सेंट्रल लिस्ट, जिसका वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। फॉर एग्जांपल डिफेंस, इंडिया का डिफेंस की जो पॉलिसी है वो सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है। साथ में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, आपने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे कभी योगी जी को जाते नहीं देखा होगा, आप लोगों ने मोदी जी को जाते देखा होगा या हमारा फॉरेन मिनिस्टर जाते देखा होगा। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, फॉरेन जो भी हमारी पॉलिसी होती है उसमें वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसे एक और लिस्ट होती है जिसका नाम है स्टेट लिस्ट, इसमें स्टेट से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें होती हैं। और स्टेट लिस्ट में आप लोगों को दिखेगा जैसे हमारा पुलिस है, ये पुलिस का जो वर्क है ये किसके अंदर आता है? स्टेट के अंदर। यूपी पुलिस आप लोगों ने देखी होगी, हरियाणा पुलिस आप लोगों ने देखी होगी, कर्नाटक का पुलिस आप लोगों ने देखी है। डिफरेंट डिफरेंट पुलिस आप लोगों को दिखती है हर स्टेट में, और इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और जब सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाती है तो उसके बाद किसका काम आ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर चीजें रख लेती है और फिर उसके थ्रू काम होता है। और अगला कंकरेंट लिस्ट, जिसपे दोनों बना सकते हैं। जैसे हमारा क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जेल होती है, साथ में ही स्टेट की जो पुलिस है वो भी इन्वॉल्व होती है, हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व होती है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व होती है। ये सारी चीजें एक तरीके से मिक्स तरीके से काम करते हैं। और यूनियन टेरिटरी पर इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे आप लोगों ने दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, उस पर कंट्रोल देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां की पुलिस को भी कंट्रोल करती है। ऐसे ही आपने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तो हमारे जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी, उन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया जिससे इनका कंट्रोल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो। और पहले प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि भाई ये स्टेट थे और यहाँ पे टेररिज्म प्रमोट हो रहा था, लोकल पार्टियां भी बहुत बार इन्वॉल्व दिखी और वहां पर सिचुएशन सही नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट को लगा अब हमें पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और इसे अंडर करना चाहिए किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिससे कि हम अच्छे से काम करते हैं। तो ऐसी चीजें इसने की। और लद्दाख की जो कैपिटल है वो है ले। ले या लद्दाख की जो कैपिटल है, यहाँ पर आपको कोल्ड डेजर्ट दिखता है। 2 टाइप के डेजर्ट आपको दिखेंगे, एक वार्म डेजर्ट, एक कोल्ड डेजर्ट।
इंडिया में दोनों डेजर्ट मिलते हैं। लद्दाख वाला जो एरिया है एल्टीट्यूड की वजह से, हाई हाइट की वजह से और नॉर्दर्न हिमालय की वजह से यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट आपको दिखेगा। और इंडिया के इस वाले पार्ट में, राजस्थान वाले पार्ट में, जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, इस वजह से आपको थार डेजर्ट दिखेगा, या जिसे ग्रेट इंडियन सैंडी डेजर्ट भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को दिखेगा। तो दो डेजर्ट इंडिया में मिलते हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो काफी ज्यादा फेमस है, और इसकी कैपिटल क्या है, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर में हिमालय का बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखती हैं, जो फेमस प्लेस है, श्रीनगर हो, और यहाँ पे आपको, अगर आप लोगों ने कभी केसर खाया हो, सैफरॉन, वो भी देखने को मिलता है। और सैफरॉन की क्रॉप के लिए एक जो कंडीशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक सॉइल होती है जिसे हम कहते हैं करेवा। करेवा जो सॉइल होती है वो बनती है ग्लेशियर से। जब ग्लेशियर रिट्रीट करते हैं, वापस जाते हैं, तो उनकी वजह से कुछ सॉइल का डेवलपमेंट होता है, और सॉइल के डेवलपमेंट से करेवा की क्रॉप आप लोग कर सकते हो। और उस करेवा सॉइल में आप लोगों को सैफरॉन, इंडिया में सैफरॉन की जो एग्रीकल्चर होती है, अभी भी क्रॉप इसमें होती है जम्मू एंड कश्मीर में। और हम चाह रहे हैं अब जम्मू कश्मीर से और भी जो इंडिया में एरिया है वहां पे सैफरॉन उगाया जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी माना जाता है कि भाई हिली एरिया है, तो वो सारी कंडीशन हम आर्टिफिशियल तरीके से और इम्प्रूव करके ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं कि इंडिया में सैफरॉन की जो क्रॉप है वो इसमें हो सके। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें दिखती है। और फिर उसके बाद आप नीचे आओगे तो उड़ता पंजाब आप लोगों ने देखा ही होगा। पंजाब जिसका नाम ही 5 रिवरों के बेस पे बना हुआ है। पहले पंजाब के अंडर, ये वाला पंजाब इंडिया वाला तो है ही, साथ में ही पाकिस्तान का जो पंजाब, जो लाहौर वाला एरिया है, वो भी पंजाब में इंक्लूड था। और पंजाब इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उनसे मिलके बना है। जब हम फिजिकल मैप देखेंगे तो हम सारी रिवरों के बारे में जानेंगे, प्लेटू भी जानेंगे। बस अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बस डिस्कस कर रहा हूँ कि जिससे आपको पता चल जाए कि भाई इंडिया में क्या क्या चीजें हैं। तो पंजाब जिसकी कैपिटल चंडीगढ़, और हरियाणा, ये दोनों पहले एक ही स्टेट हुआ करते थे। लेकिन जब फ्रीडम मिली उसके बाद पंजाब स्टेट बना, तो एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कि भाई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। तो पंजाब वालों ने बोला कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी पंजाबी। तो हरियाणा वालों ने बोला कि हम किस लिए, फिर अगर आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी होगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा। आप लोग अपने बच्चों को पंजाबी पढ़ाओगे, हमारे बच्चों को हरियाणवी या हिंदी आती है, तो हमारे बच्चे तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड हो जाएंगे। हमारे बच्चों को जो पंजाब स्टेट की जो जॉब है वो भी नहीं मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो फिर इस बेस पे हरियाणा ने डिमांड की कि भैया हमें भी अलग स्टेट चाहिए, हम भी अपनी हरियाणवी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1966 में एक एक्ट लाए, और फिर उसके बाद पंजाब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पंजाब, दूसरा हरियाणा। जो पंजाबी बोलने वाले थे वो पंजाब में चले गए, जो हरियाणवी बोलने वाले थे वो हरियाणा में। और फिर उसके बाद डिस्प्यूट इन दोनों के बीच था चंडीगढ़ को लेकर। कोई भी चंडीगढ़ को छोड़ना नहीं चाहता था। हरियाणा बोल रहा था कि चंडीगढ़ हमारा है, हमारी कैपिटल होनी चाहिए, और पंजाब बोल रहा था नहीं, चंडीगढ़ से हमारे कल्चरल रिलेशन है, चंडीगढ़ हमारा होना चाहिए। इसके 2-3 रीजन थे। पहली बात, चंडीगढ़ फाइनेंशियल हब था दोनों स्टेट का, इसलिए कोई नहीं छोड़ना चाहता था। और दूसरा, चंडीगढ़ में उन्हें कैपिटल बनाने के लिए अलग तरीके से रिसोर्स नहीं जुटाने थे, पहले से ही बनी पड़ी थी और बहुत अच्छी कैपिटल थी। तो इसी बात को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, और फिर एंड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला देखो चंडीगढ़ ना पंजाब का ना हरियाणा का, चंडीगढ़ हमारा। तो चंडीगढ़ किसके अंडर चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दी। और इन लोगों को, पंजाब और हरियाणा को, कुछ ऑफिस दे दिए गए, कुछ एरिया दे दिया गया कि यहाँ पे आप लोग अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश कर सकते हो, बट
जो भी कंट्रोल होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, लैंड से रिलेटेड चीज हो या पुलिस से जुड़ी हुई चीज हो, वो सारी चीजें कंट्रोल कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और तब से चंडीगढ़ दोनों इन स्टेट की कैपिटल भी है और साथ में ही इसे कंट्रोल कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इधर फिर आप लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है शिमला, और यहाँ पर बहुत सारे हिली एरिया हैं और इन हिली एरिया को ब्रिटिश लोगों ने डेवलप किया। ब्रिटिश लोगों ने डेवलप किया, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था, ब्रिटिश लोग ऐसी कंट्री से आए थे जहां पर टेम्परेचर हाई बहुत कम रहता था। ये लोग अगर आप लोग देखेंगे वर्ल्ड के उसमें तो 40 लैटिट्यूड जो है हमारा, उससे थोड़े ऊपर वाले एरिया में, और इस वजह से इनके यहाँ मैक्सिमम टाइम सर्दियों का सीजन आप लोगों को दिखेगा, समर का सीजन बहुत कम होता है। तो इसलिए इन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी इंडिया में रहने में, और इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे हिली एरिया को डेवलप किया, और उस हिली एरिया में से एक हिली एरिया था शिमला। तो इन लोगों ने शिमला में रहना स्टार्ट किया, और तब से ही एक स्टेट बना हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश भी पहले पंजाब का जो प्रोविंस था उसके अंडर आता था, रणजीत सिंह जब रूल करता था। लेकिन बाद में हिमाचल प्रदेश ने भी बोला भाई हमारी भी अपनी एक भाषा है, अपना कल्चर है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आपका भी अगर कल्चर है तो आपको भी एक नया स्टेट मिलेगा, और तब से हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट हो गया। और उसके बाद उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये पहले पार्ट हुआ करता था यूपी का, उत्तर प्रदेश का। लेकिन यूपी में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी थी। एक तरफ उत्तराखंड जो हिली एरिया है, वहां के लोगों की जो डिमांड है या जो चीजें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट, और उत्तर प्रदेश के लोगों की जो डिमांड है, क्योंकि प्लेन एरिया नीचे वाला था, उसकी बिल्कुल डिफरेंस। तो उत्तराखंड ने बोला कि भाई हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है कल्चरली, लैंग्वेज की वजह से भी, तो हम लोग अलग स्टेट चाहते हैं। तो कुछ टाइम बाद यूपी से अलग करके उत्तराखंड बना दिया, और उसके नाम से ही पता चलता है, उत्तराखंड मतलब उत्तर, नॉर्थ का खंड, खंड मतलब पहाड़ आप लोग कह सकते हैं, माउंटेन। तो उत्तराखंड बन गया, और उत्तराखंड की कैपिटल क्या बनी? देहरादून। देहरादून इसकी कैपिटल बनी। और जो इसमें दून नाम है, ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। दून में क्या होता है, जब भी कोई रिवर, जैसे हम मान लेते हैं कि एक रिवर है, वो रिवर जब भी किसी एरिया से जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि रिवर के बीच में या तो कोई ऑब्स्टेकल आ गया, और मान लेते हैं उसका थोड़ा सा वाटर इधर चला गया, एक और ट्रिब्यूटरी। लेकिन कई बार होता क्या है कि रिवर का ये वाला पार्ट इससे कट गया और मेन रिवर इधर से चली गई। तो ये जो स्ट्रक्चर बना रिवर के एक पार्ट का, इसी को हम कहते हैं दून। तो याद रखना, इसी के बेस पर, क्योंकि देहरादून जो उत्तराखंड की कैपिटल है वो भी एक दून फिजिकल स्ट्रक्चर में है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? देहरादून। तो दून एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जब रिवर के बीच में कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है तो रिवर अपना एक एरिया छोड़ देती है, या वो एरिया रिवर के मेन बेल्ट से कट जाता है, और वहां पर जो फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? दून। तो ये चीज लिख लेना आप लोग साथ में, जो ये चीज इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगे तो वो आप चीज लिखते जाना। और ज्योग्राफी के नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो सारी चीजें करते जाना। ठीक है, तो ऐसे उत्तराखंड में दून का बनना हुआ, और आप लोग कह सकते हो हिमालय में हमें बहुत सारे दून दिखाई देते हैं, और उस दून का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। उसके बाद आप लोग देखेंगे नीचे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, और लखनऊ जो कैपिटल है, पहले उत्तर प्रदेश को जाना जाता था अवध किंगडम के नाम से, और अवध किंगडम को इस्टेब्लिश जो किया वो सादत खां एक थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया।
और अवध आप लोग जानते हैं कि भाई अवध इसलिए फेमस है क्योंकि जो राम जी का किंगडम था वो अवध में ही था, तो उसी नाम के बेस पे इसका नाम अवध पड़ा। और फिर बाद में धीरे धीरे लखनऊ इसकी जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो गई। और फिर जब हम लोगों को फ्रीडम मिली, उससे पहले उत्तर प्रदेश को जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, और ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर हुआ करता था। जैसे हमने देखा भी कि भाई उत्तराखंड वाला जो पार्ट है वो भी यूपी का पार्ट हुआ करता था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे यूपी भी, एक तरफ ईस्टर्न यूपी आप लोगों को दिखता है, दूसरी तरफ वेस्टर्न यूपी दिखता है। ईस्टर्न यूपी में अभी भी आपको पॉवर्टी दिखेगी, लोगों के पास फूड नहीं होगा वो भी चीजें दिखेगी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है वो भी सारी चीजें दिखेगी, या आप कह सकते हैं लीस्ट डेवलप है। और दूसरी तरफ वेस्टर्न यूपी जो ठीक ठाक डेवलप है, ग्रीन रिवॉल्यूशन वहां पे आया, हमारी जो कैपिटल है दिल्ली उसके पास वो पड़ता है। जैसे आप बहुत सारे एरिया देखेंगे यहाँ पे, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर के आसपास, मथुरा, ये सारा जो जोन है वेस्टर्न यूपी का ये काफी ज्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू ईस्टर्न यूपी। और जो वेस्ट यूपी में जो नीड है वो और है, डिफरेंट है, और ईस्टर्न यूपी में नीड और है। कई बार वेस्टर्न यूपी वाले डिमांड करते हैं कि भैया हमें भी एक अलग स्टेट दे दिया जाए, और अलग स्टेट देके हम लोग अपने अकॉर्डिंग चीजें करेंगे, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आती है। जो डिसीजन लेना पड़ता है यूपी के बारे में वो ज्यादातर पॉवर्टी से रिलेटेड होता है, इमेज भी वैसी क्रिएट हुई पड़ी है। और वेस्टर्न यूपी वाले बोलते हैं हमें तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं, हमें तो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी हेल्थ चाहिए, ये सारी सर्विस हमारी डिमांड है, ना कि अभी हमारे देश साइड में पॉवर्टी से लड़ना। हम लोग चाहते हैं आईटी सेक्टर डेवलप हो, हमारे बच्चों को जॉब मिले, और आप अभी भी इस पे ही चल रहे हो। तो इस वजह से कई बार डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और साथ में ही लैंग्वेज के बेस पे भी डिफरेंस है। वेस्टर्न यूपी में आप लोगों को बहुत सारी अदर लैंग्वेज दिखेंगी, जैसे हरियाणा का इम्पैक्ट है, राजस्थान का इम्पैक्ट है, ब्रज भाषा आप लोगों को दिख सकती है। वही दूसरी तरफ ईस्टर्न यूपी का जो कल्चर है कहीं ना कहीं मैच करता है बिहार वाले से। तो लैंग्वेज के बेस पे भी थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा आप देखेंगे क्लॉथिंग स्टाइल, फूड स्टाइल, वेस्टर्न यूपी में वीट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ईस्टर्न यूपी में राइस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस वजह से ये लोग बोलते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा अलग करना। और कई बार ये हरित प्रदेश की डिमांड करते हैं वेस्टर्न यूपी वाले। कई बार एक जो मेजर डिमांड है, बहुत सारे स्टेटों की डिमांड हो रही है, उसमें से एक है हरित प्रदेश। और कई बार बोला भी जाता है कि भाई यूपी बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको हैंडल करना एक सीएम की बस की बात नहीं, कम से कम 2 स्टेट तो इसमें होने चाहिए। तो ये सारी चीजें यूपी के बारे में चलती है। और यूपी से जैसे ही नीचे आप उतरोगे, उत्तराखंड के बाद वाला जो एरिया है वो प्लेन वाला एरिया होता है। गंगा रिवर जो उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और उसकी एक ट्रिब्यूटरी यमुना, वो भी कहां से निकलती है, उत्तराखंड से। और ये दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर संगम बनता है प्रयागराज, या जिसे पहले इलाहाबाद भी कहते थे। और ये वाला जो बेल्ट है, इसी को ही हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवे 1 के रूप में डेवलप किया है। तो आप लोग ये भी चीज याद रखना, आजकल जो मोदी गवर्नमेंट है वाटर ट्रांसपोर्ट पे काफी ज्यादा फोकस कर, और उसका मेन पर्पज है कि जैसे हम लोग एंशियंट टाइम में वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे, ऐसे फिर दोबारा से करें। उसके 2-3 फायदे होंगे। पहला, वाटर ट्रांसपोर्ट काफी चीपेस्ट मीडियम है। दूसरा, वाटर ट्रांसपोर्ट में पॉल्यूशन बहुत कम होता है। और तीसरा, अगर हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मेड इन इंडिया, जो हमारा एक ड्रीम है, एक सपना है कि मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जाना चाहिए, उस मेड इन इंडिया को हम प्रमोट कर पाएंगे जब ये सारी चीजें होंगी। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले हमारे देश में 6
नेशनल वाटरवेज थे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आई और उस बिल के थ्रू 6 नेशनल वाटरवे के बाद 105 और ऐड कर दिए और इसके बाद 111 नेशनल वाटरवेज हमारे कंट्री में अभी है। और इसी के साथ गवर्नमेंट एक चीज और की है, सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है। इसका मेन पर्पस हमारे आसपास जितना भी कोस्टल एरिया है उससे कनेक्ट करना पोर्ट से हमारे हर स्टेट को, हर नेशनल हाईवे को। ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट सागरमाला। और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रोजेक्ट चलता है भारतमाला। भारतमाला फोकस करता है रोड और रेलवे डेवलपमेंट पे और सागरमाला नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि सागर ओशियन के आसपास या सी के आसपास के जोन को कनेक्ट करना। और ये मेड इन इंडिया के पिलर हैं। मेड इन इंडिया के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होगी तो मेड इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और जब तक हम लोग अपनी कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को, तब तक वर्ल्ड की मार्केट में हम लोग कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। और ये बात हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, तो इसलिए गवर्नमेंट वाटरवेज और वाटरवेज के साथ सागरमाला प्रोजेक्ट और भारतमाला प्रोजेक्ट इन दोनों को सपोर्ट करती है और बड़े अच्छे लेवल से इनको स्टार्ट किया है। और जैसे आप लोगों ने सुना होगा रोड के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी काम करती है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी, इसका भी डेवलपमेंट है। इसको एक्ट के थ्रू बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब लेजिस्लेटिव पावर उसके पास है। तो इसका मेन पर्पस भी यही है कि जैसे हाईवे अथॉरिटी जो है वो बहुत सारे नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट करती है, ऐसे ही वाटरवे अथॉरिटी बहुत सारे वाटरवेज का डेवलपमेंट करेगी। और इंडिया के पास हर, आप लोग पॉलिटिकल मैप देखो, जो फिजिकल मैप तब आपको दिखेगा, ज्यादातर जगह हमें रिवर दिखाई देती है। और इन रिवर को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत आसान होगा। और पहले एंशिएंट टाइम में, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर मौर्य एम्पायर हो, उस टाइम भी वाटरवेज का काफी ज्यादा यूज किया जाता था। तो हम दोबारा से अगर इसका यूज करें तो कॉम्पिटिटिव तो होंगे, साथ में ही सस्टेनेबल भी हो सकता है, और जो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है और सबके लिए फायदा है। एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन भी लोगों के लिए खुलेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक वाटर मिनिस्ट्री का भी डेवलपमेंट किया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लिंक होती हैं। तो आप याद रखना, आपसे अभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसमें हमारा जो बेसिक चीजें वो तो पूछा ही जाएगा कि कौन सी रिवर किधर है और किधर नेशनल वाटरवे, साथ में ही जो नए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, सागरमाला, भारतमाला, नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी, इनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और यूपी के बाद वाला जो एरिया है बिहार, और बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, और ये पड़ता है लोअर गंगा वाले में। गंगा जो उत्तराखंड से निकलती है, जिसका अपर जोन पड़ता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले जोन में, और उसके बाद गंगा यूपी से होते हुए बिहार और बिहार से झारखंड, लोअर वाले प्लेन एरिया में बिहार पड़ता है। और यहीं पर मौर्य एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ। और मौर्य एम्पायर के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं गंगा रिवर का और उसकी ट्रिब्यूटरी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है।
पहला वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वो लोग यूज करते थे, और साथ में ही अपनी आर्मी के मोबिलाइजेशन के लिए भी वो लोग यूज करते थे वाटर ट्रांसपोर्ट को। और साथ में ही क्योंकि गंगा रिवर का जो वाटर है वो हमें पूरे ईयर मिलता है, इस वजह से इंडियन एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं इस वाटरवे पे, और इसीलिए गंगा को हमारी मदर रिवर भी कहा जाता है। उसका एक रीजन कि वो ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन को वाटर अवेलेबल करवाती है, और वाटर अगर नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। और इस वाटर की वजह से इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हुई, और इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से एग्रीकल्चर। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने मौर्य एम्पायर को डेवलप किया। अगर फूड सरप्लस मौर्य एम्पायर के पास नहीं होता तो मौर्य एम्पायर में अशोका द ग्रेट नहीं होते। उसका सबसे बड़ा रीजन इनके पास वाटर अवेलेबिलिटी, और साथ में ही रिवर के पास वाला लैंड इनके पास जो काफी ज्यादा फर्टाइल, वहां से एलुवियल सॉइल आती है, और एलुवियल सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। जब हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई सॉइल ऑफ इंडिया, तो उस टाइम भी हम देखेंगे। बस इधर थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ। तो रिवर के दो सॉइल एक तरीके से कह सकते हो। एलुवियल सॉइल का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड जो भी सॉइल होती है उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। और गंगा रिवर की या इनकी जो ट्रिब्यूटरी है नॉर्दर्न प्लेन वाले की, इसे दो पार्ट्स में हम बांटते हैं। एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। बांगर का मतलब होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये आप लोगों को दिखेगी हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और थोड़ा बहुत राजस्थान और साथ में पंजाब। ये वाला जोन बांगर में आता है। पहले ऐसा माना जाता था, और आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारे मिथोलॉजी में भी माना जाता है कि गंगा, यमुना और इनके साथ एक रिवर और थी जिसका नाम था सरस्वती। ये तीनों रिवर एक साथ मिलती थी, और पहले बोला जाता था जो सरस्वती रिवर है वो पंजाब और हरियाणा से होते हुए राजस्थान की तरफ जाती है। और हमने जब कुछ एविडेंस खोजे तो उस टाइम भी हमें पता चला कि हाँ भाई ऐसी कोई रिवर थी। तो इससे पता चलता है कि भाई हाँ यहाँ पे रिवर थी। तो जो पुराना जो एलुवियल सॉइल है बांगर, सॉइल में फर्टिलिटी तो है बट इरिगेशन फैसिलिटी ना होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। और जब हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया तो हम लोगों को ये चीजें पता थी, तो एमएस स्वामीनाथन ने इस बेल्ट को ही चुना जहां पर बांगर है। उसका रीजन ये था, देखो देखा जाए तो खादर वाला ज्यादा फर्टाइल होता है, बट प्रॉब्लम ये थी बिहार और ईस्टर्न यूपी में फ्लड बहुत आती, और फ्लड अगर आएगी तो आपकी जो क्रॉप है उसके खराब होने के बहुत ज्यादा चांस है। तो हमें उस टाइम ऐसी लैंड चाहिए थी जिसपे हम कम रिसोर्स खर्च करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें और सेल्फ सफिशिएंट हो सके कम से कम फूड के मामले में। तो इसके लिए हमने बांगर को चूज किया, और बांगर में क्या किया हम लोगों ने, इरिगेशन फैसिलिटी। इन लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी मिली, लैंड पहले से ही फर्टाइल था, बस इरिगेशन फैसिलिटी मिलते ही वहां पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया। और उसके बाद इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, और आप लोगों को दिखता भी अब हम फूड काफी ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं। और आप लोगों ने देखा भी कोरोना के टाइम हमने इवन डेवलप्ड कंट्रियों को भी फूड अवेलेबल कराया, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा फूड रहता है और हम स्टोरेज करके रखते हैं। तो हमने सऊदी अरब, यूएई, इवन अभी जहाँ पर अर्थक्वेक आया था टर्की, उसको भी इंडिया ने फूड अवेलेबल कराया। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि भाई हम लोगों ने कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट तो बनाए, साथ में ही और देशों के लिए भी बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की। इससे हमारा फॉरेन जो रिलेशन है वो भी अच्छा होता है। जब किसी कंट्री को जरूरत होती है उस टाइम हम किसी की हेल्प करते हैं। तो ये बिहार वाला जो जोन था, और इस बिहार वाले जोन में एक जो फेमस प्लेटू है छोटा नागपुर प्लेटू, वो काफी ज्यादा फेमस है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में आप लोगों को कुछ चीजें दिखेंगी
इंडिया का मैक्सिमम रिसोर्स अभी भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में आप लोगों को आयरन मिलेगा, कॉपर मिलेगा, जिप्सम मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और मौर्य एम्पायर के टाइम उन्हें ये आयरन, कॉपर ये मिलने से काफी ज्यादा फायदा हुआ। जब उनके पास आयरन हुआ तो फिर उसके बाद उन लोगों ने आयरन की हल बनाने स्टार्ट कर दी। और आप लोग देखेंगे अगर आप लोगों को जंगल काटना है तो आप लोग स्टोन वाले जो वेपन है उसके थ्रू बिल्कुल नहीं काट सकते। कुल्हाड़ी बनाओगे स्टोन की तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होगी, वेट बहुत ज्यादा होगा और प्रॉब्लम आने वाली है और वो कई बार खराब भी हो जाएगी। लेकिन वही आयरन का आप लोग यूज करोगे तो फॉरेस्ट को काट सकते हो। तो मौर्य एम्पायर ने ये किया, आयरन जब उन्हें मिला तो उसके बाद उन्होंने आयरन से ही अपने वेपन बनाए, आयरन से ही अपने एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनाए और यहाँ पर एग्रीकल्चर और ज्यादा ग्रो। लेकिन छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास रिसोर्स है तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। जहां पर रिसोर्स होता है वहां पर आप लोगों को पता है कि क्राइम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जब हम लोगों को पहले तो इन रिसोर्सों का एक्सप्लॉयटेशन किया ब्रिटिश लोगों ने, और फिर उसके बाद जब हम लोगों को फ्रीडम मिली तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल लोग भी एक तरीके से डेवलप हो गए। आप लोगों ने देखी होगी मिर्जापुर, तो मिर्जापुर वाला जो एरिया है ये यूपी और बिहार वाला जोन है, इसी वाले एरिया में वो कहीं ना कहीं रियलिटी से थोड़ा बहुत कनेक्ट करते हैं। सारी चीजें तो उसकी रियल नहीं है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास जो रिसोर्स थे यहाँ पे माफिया डेवलप हो गए और इन माफियाओं ने हमारे सिस्टम के साथ मिलकर क्या किया, छोटा नागपुर प्लेट्यू में झारखंड वाले एरिया में जहाँ एक नया स्टेट बाद में बना, बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते थे। और ये ट्राइबल रोल वाले लोग फॉरेस्ट में रहते थे और फॉरेस्ट के नीचे ही सारा आयरन, कोल, कॉपर ये सब मिलता था। तो इन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन किया इन ट्राइबल लोगों का और इनको जबरदस्ती इनके घर से बाहर हो। इस वजह से जो ट्राइबल लोग थे वो नाराज हुए कि भाई हमारा जल, जंगल और जमीन जो हमारी सबसे बड़ी चीज थी वो छीन ली गई। फिर यहाँ पर थोड़ा वायलेंस भी हुआ और आप लोगों को पता है नक्सलिज्म, इसका डेवलपमेंट हुआ वेस्ट बंगाल से और फिर उसके बाद उसका एक्सपेंशन हुआ झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले जोन में। तो फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए झारखंड के ट्राइबल लोगों ने डिमांड की कि हमें एक अलग स्टेट दिया जाए क्योंकि रिसोर्स हमारे पास है और सारे रिसोर्स का यूज कौन करता है, बिहार या दिल्ली गवर्नमेंट। हम लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, ना हमारे यहाँ हेल्थ है, तो हम लोग अपने रिसोर्स को सेल्फ यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो उसके बाद झारखंड का डेवलपमेंट हुआ 2000 के आसपास और उसके बाद एक नया स्टेट बना झारखंड और जिसकी कैपिटल बनी रांची। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर रहा और बहुत सारी जो प्रॉब्लम झारखंड में क्रिएट हुई उस वजह से झारखंड के लोगों ने अलग डिमांड और हमने इनकी डिमांड मान भी ली क्योंकि ज्यादा वायलेंस होगी तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा होगा और इस चीज का फायदा हमारे बहुत सारे एनिमी लोग भी उठा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना। तो ऐसा ना हो, इससे अच्छा है कि हम उसे फ्रीडम दे दें और वहां के लोग अगर खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई थी, झारखंड और छोटा नागपुर प्लेट। आगे आप लोग देखेंगे ये वाला पार्ट बंगाल, और बंगाल वाला पार्ट आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश का एक मेन एरिया जो था या जहां पर उन्होंने शुरुआत में कंट्रोल करना स्टार्ट किया। 1772 में ब्रिटिश लोगों ने डायरेक्टली, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल पर कंट्रोल कर लिया। स्टार्टिंग फेज कहां से हुआ, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। पहली बार बंगाल के जो नवाब थे उनको ब्रिटिश लोगों ने हराया जिसका नाम था सिराज। सिराज के साथ इन लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी किया, इसलिए बोलते हैं 1757 से इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हुआ। फिर उसके बाद 7 ईयर बाद 1764 में बंगाल को
बक्सर के बैटल के बाद ब्रिटिश लोगों ने डायरेक्टली अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया और डायरेक्टली अब बंगाल उसके अंडर था, और इसकी जो कैपिटल थी कोलकाता, वहीं से इन लोगों ने रूल किया। तो यहाँ से बंगाल का वो हिस्ट्री शुरुआत होता है। और बंगाल का डेवलपमेंट कब हुआ? जब औरंगजेब की डेथ हुई, तो उसके बाद यहाँ के जो लोकल गवर्नर थे उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। उसके बाद इंडिपेंडेंट बंगाल का डेवलपमेंट हुआ और बंगाल में बहुत सारे नवाब ये डेवलप होते गए और धीरे धीरे बंगाल एस्टेब्लिश हुआ। बंगाल फेमस है काफी ज्यादा। एक तो यहाँ पर गंगा रिवर, फर्टाइल लैंड, और उस टाइम के बंगाल में आज का जो हमें वेस्ट बंगाल दिखता है इससे काफी ज्यादा बड़ा। इवन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम का भी कुछ टेरिटरी और बांग्लादेश वाला जो पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूड था। और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए। बंगाल में बहुत सारी क्रॉप होती थी जैसे राइस, जूट, इसकी हमें जरूरत होती थी। तो ये सारी चीजें बंगाल में थी। और फिर बाद में जब डिवीजन हुआ इंडिया का तो उसके बाद दो पार्ट्स बन गए। आप लोगों को पता है ये वाला पाकिस्तान के पार्ट में गया है, ये वाला बंगाल हमारे पास रह गया। और कोलकाता जो इसकी कैपिटल थी वो सारी चीजें भी कर रही। और बंगाल में एक तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे कैपिटल डेवलप हुई दिल्ली के पास, तो बंगाल का थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद बंगाल की डिग्निटी या उसके रेस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। और अभी नेशनल वाटरवेज में बंगाल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कई बार हम कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश के थ्रू बंगाल को हम लोग लिंक करें अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया से और वहां से वाटरवेज का डेवलपमेंट हो। नॉर्थ ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहां पर हमारा नेशनल वाटरवे सेकंड है, और नेशनल वाटरवे सेकंड लिंक करता है बांग्लादेश में। तो हम लोग चाहते हैं कि नेशनल वाटरवेज 1 के थ्रू बांग्लादेश होते हुए हम नेशनल वाटरवेज का 2 का यूज करते हुए अपने नॉर्थ ईस्ट जोन से और ज्यादा कनेक्ट होना है। और ज्यादा कनेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं चाइना से जो हमें थ्रेट रहता है सिक्योरिटी का, उसमें कहीं ना कहीं हमें आसानी होगी चाइना को टैकल करने में। और साथ में ये लोग और ज्यादा इंक्लूड रहेंगे तो और भी अच्छी चीजें रहेंगी। तो ये वाला पूरा एरिया हमारा इस वाले में हुआ। इधर वाला एरिया देखे, अब हम इधर वाला देखते। राजस्थान, मारो गुजरात और थारो राजस्थान, इसकी जो कैपिटल है राजस्थान की जयपुर। और राजस्थान राजपूत जो रूलर है उनके लिए काफी ज्यादा फेमस है और इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर का पार्ट रहा है। राजस्थान में बहुत सारे रिसोर्स भी मिलते हैं और एंशिएंट जो रिसोर्स है उनमें हमें पता चलता है कि छतरी या खेतरी, खेतरी में माइनिंग जो होती थी वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कॉपर लेते थे। आयरन उनको नहीं पता था लेकिन कॉपर का यूज करते थे और वो खेतरी से ही ये सारी चीजें करते थे। और रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉल्ट मिलेगा, जिंक मिलेगा, ये सारे रिसोर्स हमें राजस्थान में मिलते हैं। और इंडिया का जो एक थार डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, वो भी राजस्थान में मिलता है। और राजस्थान का इंडियन सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है कि जब भी इंडिया पर अटैक हुआ इसी एरिया से हुआ, क्योंकि इधर ऊपर वाले एरिया से अटैक करना, हिमालय नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करता है, थोड़ा मुश्किल है। तो राजस्थान वाले जोन से ही एंट्री होती थी या फिर पंजाब वाला जो जोन है वहां से एंट्री होती थी। तो इसलिए राजस्थान हमेशा इंडियन सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और जहां पर जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो राजपूत रूलरों ने यहाँ पर डेवलप की। और इसके नीचे गुजरात, गुजरात जो इंडिया के नेशनल मूवमेंट में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे बहुत सारे नेशनल हीरो इसी से आए, चाहे गांधी जी हो, पटेल जी हो, वो सारे कहीं ना कहीं गुजरात से लिंक थे।
और आज के हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के आप लोगों को पता भी है, प्राइम मिनिस्टर भी गुजरात से। तो गुजरात में बहुत सारी चीजें हैं और गुजरात का डेवलपमेंट भी बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। धीरे धीरे इंडिया का मेजर स्टेट बनता जा रहा है, जहां पर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और साथ में फाइनेंशियल चीजें भी यहाँ से चल रही है। और गुजरात का जो पोर्ट है, पहले क्या होता था, जब तक हमारा डिवीजन नहीं था तो कराची जो पोर्ट था, अभी जो पाकिस्तान में है, वहीं से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे ही कराची पोर्ट पाकिस्तान के साइड चला गया, तब हमें यहाँ पे पोर्ट डेवलप करने की जरूरत पड़ी और फिर हमने कांडला पोर्ट, जिसे हम दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, वो डेवलप किया। और एंशियंट टाइम में आप लोग देखेंगे, इंडस वैली के टाइम में, तो लोथल, वो भी कहाँ दिखेगा, गुजरात में दिखेगा। और फिर आपने सुना होगा धोलावीरा, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है, वो भी कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात की कैपिटल गांधी जी के नाम पे गांधीनगर। ध्यान रखना, गुजरात की कैपिटल गांधी। कई बार मैं कैपिटल क्यों बताता चल रहा हूँ, कई बार आप लोगों से जो लोकेशन पूछी जाती है तो कैपिटल को दे दिया जाता है। ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, नॉर्थ टू साउथ लगाओ। और साथ में ही हमारे देश के जितने इवेंट होते हैं, या तो स्टेट की कैपिटल में होंगे या उस स्टेट का कोई फेमस प्लेस होगा उसमें होंगे। तो इसलिए आपको इंडियन स्टेट की कैपिटल मैप के थ्रू जरूर पता होनी चाहिए कि उसका मैप कहाँ है। कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है। और यहीं पर एक बात और आप देखेंगे, गुजरात से होते हुए ही एक लाइन भी जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया के ऐसे पार्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप लोगों को दिखेगी, क्योंकि अर्थ जो हमारी है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री है उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से होके जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेट पड़ता है वो पड़ता है गुजरात। आप लोग भी लिखते जाना, अगर लिख रहे हो, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस देखना है। और इससे हमें एक चीज और पता चलेगी, क्योंकि जो सन की लाइट है वो नॉर्थ पोल में जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक डायरेक्टली, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट जो उसकी लाइट पड़ेगी वो इधर तक ही पड़ती है, उसके ऊपर नहीं पड़ती। तो इसलिए गुजरात और जो जो लोग इसके पास आएंगे, वहां का क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म होगा। और वहां के क्लाइमेट के थ्रू वहां के फिजिकल स्ट्रक्चर को हम जानेंगे और फिर वहां का कल्चर भी जानेंगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं। तो पहला आता है गुजरात, और गुजरात के बाद राजस्थान से भी, आप लोग जब ऑक्सफोर्ड का मैप देखेंगे उसमें भी आपको दिखेगा, सेकंड दिखेगा राजस्थान। और राजस्थान से आगे की तरफ चलोगे आप तो आपको एमपी, जिसे इंडिया का हार्ट भी कहा जाता है, तो जहाँ की कैपिटल क्या है, भोपाल। भोपाल गैस ट्रेजेडी आप लोगों ने सुनी होगी, इसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो ऐसे आप लोग बहुत सारे इवेंट्स को रिलेट कर सकते हो मैप के थ्रू। तो आप लोगों को याद करने की जगह बस मैप देखना है और उस इवेंट को लिख लेना वहीं पर, तो आपको ऑटोमेटिक करेगा। पहला हमने देखा गुजरात, सेकंड राजस्थान का नीचे वाला पार्ट, थर्ड एमपी। और एमपी से ये अलग हुआ एक और स्टेट जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। जो नक्सलिज्म है झारखंड और उसके बाद छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे फॉरेस्ट है, तो नक्सलिज्म को काफी ज्यादा फायदा मिलता है फॉरेस्ट की वजह से, वो छिपने में आसानी होती है। और नक्सलिज्म में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि जो लोग हैं वो इंडियन ही हैं, तो इनके लिए हम लोग ज्यादा फोर्स का यूज भी नहीं कर सकते, अपनी आर्मी भी यूज नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट में हमारे स्टेट का फेलियर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पे अच्छे से नहीं पहुंचा पाए, या कहो जो ग्राउंड लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसने करप्शन किया, इन लोगों को टॉर्चर किया, और ये लोग वायलेंस तरीके से अपनी फ्रीडम या अपने राइट्स के लिए लड़ने लग गए। तो वही से छत्तीसगढ़ का डिक्लाइन हुआ। फिर एक ऑप्शन मिला कि भाई ऐसा करते हैं, एमपी से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर देते हैं,
तो इन लोगों को अगर थोड़ा फ्रीडम मिलेगा तो क्या पता सारी चीजें अच्छी हो जाए। और हुआ भी, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ है छत्तीसगढ़ में जब से उन लोगों को मिला है। उन लोगों के कल्चर को एक रेस्पेक्ट मिली है, इस वजह से उन्हें भी अच्छा लगता है। तो छत्तीसगढ़ में अब पीस है, काफी ज्यादा पीस है, और अच्छे से देश के उसमें डेवलप भी हो। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। ये फोर्थ है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। और फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे आगे की तरफ आपको दिखेगा झारखंड। छत्तीसगढ़ से बॉर्डर लगाता हुआ झारखंड, जो भी हमने देखा भी, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो जोन है वो झारखंड में ही पड़ता है। और झारखंड की कैपिटल रांची, रांची के जस्ट पास से ही होते हुए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, इसलिए झारखंड का जो टेम्परेचर है ठीक ठाक होगा। और फिर उससे आगे वेस्ट बंगाल, ये कौन सा स्टेट है? 6। और फिर नॉर्थ ईस्ट में दो स्टेट आपको दिखेंगे जिन्हें हम सेवन सिस्टर कहते हैं। एक दिखेगा त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल है अगरतला, और यहाँ पे त्रिपुरी जो ट्राइब है वो लोग रहते हैं। और त्रिपुरा हिल भी आप लोगों को दिखेगा। और उसके बाद आप लोगों को दिखेगा मिजोरम। तो आप लोग ऐसे एक मैप जरूर बना लेना, और मैप बना के ग्रुप में भी शेयर करना। ये आप लोगों का थोड़ा होमवर्क रहेगा कि आप लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साथ में ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और उनकी कैपिटल, ये सारी चीजें आप लोगों को होमवर्क में करनी है। और जो जो बनाता जाएगा वो ग्रुप में डालता जाएगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका चेक एंड बैलेंस हो जाएगा, और साथ में ही और भी किसी को जरूरत पड़े तो वो सारी चीजें देख सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये मैप बना के एक बार कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बार बार इन चीजों को रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, बस फोटो देखना है। जैसे हम अपने पास्ट को रिकॉल करने के लिए कई बार फोटो देखते हैं, तो ऐसे ही हम लोग इंडिया को पहले जानेंगे। तो इंडिया से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, तो उससे पहले जरूरी है आपको इंडिया का मैप पता हो, इंडिया की ज्योग्राफी पता हो कि हमारा कौन सा स्टेट किधर पड़ता है। इन सारी चीजों से पता होने से आपके मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं मैप से, मिनिमम है। उसका रीजन होता है साइंटिफिक तरीके से मैप डेवलप होता है। और इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट में आपके मैप से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में अकेले इतने क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ो या फिर इंडियन कल्चर पढ़ो, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ो, उसमें भी मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो अपनी स्टडी के साथ तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठो तो साथ में मैप अपने पास रखो, और उस लोकेशन को याद करने की जगह उस लोकेशन को देखो। चाहे हिस्ट्री की बात हो या आज के मॉडर्न टाइम की बात हो या करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तब भी आप लोग मैप को देख सकते हो। और धीरे धीरे मैं आपको इंडिया और पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगा, और साथ में हमारे जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है वो भी साथ साथ चलेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर आप लोगों को कम से कम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है। एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ और किसी को याद ना हो। पहला वेस्ट से गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद सेंट्रल में एमपी और छत्तीसगढ़, और उसके बाद ईस्टर्न पार्ट में झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। फिर उसके बाद गुजरात से ही जुड़ा हुआ एक और स्टेट महाराष्ट्र। पहले गुजरात महाराष्ट्र का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन वही जैसे हमने देखा कि भाई लैंग्वेज के बेस पे काफी ज्यादा डिफरेंस था। तो महाराष्ट्र वाले लोग चाहते थे कि भाई हमारी स्टेट जो लैंग्वेज है वो मराठी बने, तो गुजरात वाले बोले कि हमारे लिए फिर क्या होगा। तो फिर उसके बाद एक नया स्टेट बना दिया गुजरात। गुजराती जो लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए गुजरात, और मराठी जो लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए महाराष्ट्र। और हमारी जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में, मुंबई। और आप लोग देखेंगे शुरुआत से ही मुंबई क्यों इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है? पहला रीजन, यहाँ पर बसाल्ट रॉक मिलती है, और बसाल्ट रॉक में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के वो काफी पास पास होते हैं। इस वजह से यहाँ पर
एक सॉइल मिलती है जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल की एक खासियत पानी को होल्ड ज्यादा अच्छा करती है, और जब पास पास पार्टिकल होंगे तो पानी को होल्ड ज्यादा करेगी। और इस वजह से बसाल्ट रॉक में ब्लैक सॉइल और ब्लैक सॉइल में आप लोगों को दिखेगा कॉटन। कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जिसको काफी ज्यादा वाटर चाहिए और ह्यूमिडिटी होना बहुत जरूरी है। अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगा तो कॉटन सूख जाएगा, और फिर कॉटन को आप लोग एक तरीके से इलास्टिक फॉर्म में या कपड़े बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। तो पहला रीजन बसाल्ट रॉक और एग्रीकल्चर और कॉटन। तो पहले आप लोगों को पता है सिल्क रूट जो था वो कॉटन से जुड़ी हुई चीजें ही करता था, इस वजह से ये था। और दूसरा बॉम्बे पोर्ट, बॉम्बे में पोर्ट होना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा आसान था। इंडिया में जो ट्रेड होता था पहले वो कहीं ना कहीं ये बॉम्बे पोर्ट और इस वाले जोन से होता था, और ब्रिटिश के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। साथ में अब अकबर के टाइम में भी देखेंगे, उस टाइम भी बॉम्बे पोर्ट इंपॉर्टेंट था, और एंशियंट टाइम में भी बॉम्बे पोर्ट का काफी ज्यादा यूज किया गया। मराठा जो एम्पायर था उसने भी बॉम्बे पोर्ट का यूज किया। और साथ में हमारे जो हब है फाइनेंशियल, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिनके नोट आप लोगों के हाथ में होते हैं। साथ में ही आप लोग देखेंगे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम है शेयर मार्केट को देखना, उसका हेडक्वार्टर भी बॉम्बे में है। तो ऐसे आप लोग मैप में लिख सकते हो कि भाई आरबीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, सेबी का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, और हमारे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन टाटा, अंबानी, वो सब भी कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में। और हमारी फिल्म सिटी भी बॉम्बे में। इस वजह से बॉम्बे इंडिया का एक फाइनेंशियल कैपिटल बन गया, और हमारे देश की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो भी बॉम्बे में ही है, मुंबई में। आमचा मुंबई में ही इंडिया की किसी शहर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू दिल्ली, दिल्ली से भी ज्यादा। और दिल्ली में आप लोग न्यू दिल्ली को एक शहर मानोगे, दिल्ली पूरा एक स्टेट है, तो उसमें डिफरेंस है। तो बॉम्बे इसलिए फाइनेंशियल हब बना, और जब ये हब है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, बहुत सारी चीजें गलत भी होंगी। तो यहाँ पे क्रिमिनल, या आप लोगों ने कभी देखा हो बहुत सारे डॉन, वो भी मुंबई के आसपास ही मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पे रिसोर्स है, अब डॉन ये थोड़ी ना कि रेगिस्तान में जाएगा, जहाँ पे रिसोर्स है वहीं पे डॉन क्रिएट होगा। तो मुंबई में बहुत सारे क्राइम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों ने बहुत सारी मूवियों में देखा भी होगा ये सारी चीजें। तो इसलिए बॉम्बे इंडिया का एक सेंट्रलाइज रहता है। और बॉम्बे को आप कंपैरिजन कर सकते हो यूएसए की फाइनेंशियल सिटी न्यूयॉर्क से। यूएसए का जो फाइनेंशियल सिटी है वो है न्यूयॉर्क, इंडिया का फाइनेंशियल सिटी क्या है? बॉम्बे। इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। और नीचे फिर उसके बाद आप आओगे, यहाँ पर गोवा दिखेगा, जो यूथ लोगों का आइकॉन प्लेस। आप लोग भी घूम के आना कभी मौका मिले। गोवा शुरुआती स्टेज में जब हमें फ्रीडम मिली तो पुर्तगाली लोग इसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। हम लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर उसके बाद 1965 के बाद हम लोगों ने इनके अगेंस्ट थोड़ा सा मूवमेंट किया, और साथ में हमने अपनी फोर्स का भी यूज किया, और हमने जबरदस्ती गोवा अपने कब्जे में कर लिया। बोले अब बहुत हो गया, बहुत दिन से आप लोगों को रेस्पेक्ट के साथ बोल रहे थे कि आप लोग खाली कर दो, आप लोग कर ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद गोवा हमारे अंडर आ गया। गोवा की जो कैपिटल है वो क्या बनी? पणजी। फिर उसके बाद गोवा के बाद कर्नाटका, जहां पर विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेवराय, ये सब डेवलप हुए मिडिवल टाइम पीरियड में आप लोग देखोगे। और फिर जब यूरोपियन आए तो विजयनगर एम्पायर के बाद यहीं पे आप लोगों को मैसूर, ये एम्पायर दिखेगा। हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, वो सब भी इस कर्नाटका वाले जोन में मिलेंगे। और कर्नाटका अभी इंडिया का क्या है? आईटी सेक्टर का हब है। और इंडिया की सिलिकॉन वैली कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु, उसी में है। वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली यूएसए में है, और इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है।
और बेंगलुरु को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है। आप लोगों को दिखेगा इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो भी बेंगलुरु में है। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल प्राइवेट लोग भी वो भी बेंगलुरु में रहते हैं। तो इसका मतलब बेंगलुरु इंडिया का आईटी सेक्टर के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बड़ा है और बहुत सारे स्टार्टअप को प्रमोट करता है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहते हैं। तो इसलिए बेंगलुरु का इंपॉर्टेंस। और फिर उसके बाद आपको मिलेगा केरल। केरल भी काफी ज्यादा फेमस रहा है और पहला यूरोपियन केरल में ही आया था, वास्को डी गामा, जो केरल के कालीकट एक प्लेस हुआ करता था पहले, कालीकट, वहां पर उसने एंट्री की 15 सेंचुरी के आसपास। 1498 में जमोरिन यहाँ का रूलर था, उसने इसकी हेल्प की और इससे बोला ट्रेड करो। अरेबियन व्यापारी ने थोड़ा सा रिवॉल्ट किया, बोले यार ऐसे कैसे करोगे, हम लोगों की मोनोपोली थी। तो केरल वाले ने बोला भैया जहां फायदा होगा हम उससे करेंगे। और केरल फेमस है अपने स्पाइस के लिए, अपने कल्चर के लिए। ये सारी चीजें आप लोगों को केरल में दिखेंगी। और केरल की जो कैपिटल है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम। और इंडिया का सबसे ज्यादा डेवलप जो स्टेट है वो है केरल। एजुकेशन के मामले में ले लो, हेल्थ के मामले में ले लो, हर मामले में आपको केरल आगे दिखेगा। ऐसा बोला जाता है केरल इंडिया में एक डेवलप स्टेट है, डेवलपिंग नहीं डेवलप स्टेट है, जहां पर यूएसए की तरह आप लोगों को आंकड़े देखने को मिलेंगे। और यहाँ के ज्यादातर लोग बहुत अच्छे एजुकेटेड है और मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो लोग यूएसए या यूरोपियन कंट्रियों में या गल्फ कंट्रियों में जाके अपना जॉब करें या फिर वहां पे अपना बिजनेस स्टेब्लिश करें। और इसलिए केरल के ज्यादातर लोग माइग्रेट कर जाते हैं फॉरेन कंट्रियों में। और स्किल माइग्रेशन होता है, वो लेबर वाले नहीं है, स्किल माइग्रेशन होता है। और इसलिए केरल को काफी ज्यादा रेमिटेंस मिलता है। रेमिटेंस मतलब जब बाहर से हमारे लोग जो पैसा हमें देते हैं उसी को कहते हैं रेमिटेंस। तो केरल ज्यादातर डिपेंड है रेमिटेंस पे। उसके पास में ही तमिलनाडु, जिसे पहले मद्रास प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, और उसकी जो कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई को ही पहले मद्रास कहते थे। और उसके बाद तमिलनाडु का डेवलपमेंट हुआ। तमिलनाडु फेमस रहता है खासकर श्रीलंका से जुड़े हुए डिस्प्यूट के लिए, क्योंकि श्रीलंका में जब ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों को कंट्रोल किया तो बहुत सारे तमिल लोगों को श्रीलंका ले गए। और श्रीलंका ले जाने के बाद तमिल लोगों का, जो तमिलनाडु के लोगों का इन तमिल लोगों से अटैचमेंट हो गया, फैमिली रिलेशन हो गए। लेकिन श्रीलंका का जब फ्रीडम मिली तो उसके बाद इन्होंने तमिल लोगों को बोला कि तुम लोग तो इंडिया से आए हो, हम तुम्हें सिटीजनशिप राइट क्यों दें। इसी बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है लिट्टे। और फिर लिट्टे ने श्रीलंका की जो स्टेट है उसके खिलाफ वॉर छेड़ दिया। और वॉर छेड़ने के बाद उसमें लड़ाई भी हुई। फिर उसके बाद हमारा एंगल भी जुड़ा और तमिलनाडु के लिए वो काफी ज्यादा सेंसिटिव थे इस इशू पे। फिर उसके बाद राजपक्षे और हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। राजीव गांधी ने बोला हम एक पीस फोर्स यहाँ पे भेजेंगे और उस पीस फोर्स के थ्रू हम लोग श्रीलंका में आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करवाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। तमिलनाडु के लोगों ने राजीव गांधी से मना किया था कि आप इंटरफेयर मत करो, लेकिन हमारी पीसफुल फोर्स गई। लिट्टे वालों ने उस पर भी अटैक किया। फिर हम लोगों ने काउंटर जवाब दिया और लिट्टे को श्रीलंका की आर्मी के साथ मिलकर हम लोगों ने खत्म कर दिया। और लिट्टे को हम लोगों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। पहले नहीं किया था, पहले हमने बोला चलो ठीक है सोशल डिमांड कर रहे हैं चलेगा। और फिर उसके बाद जब लिट्टे को इन लोगों ने खत्म कर दिया, इस बात से नाराज होकर बहुत सारे तमिल लोग नाराज हो गए और उन्होंने इवेंट में हमारे राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका असैसिनेशन कर दिया। उसके बाद और ज्यादा लिट्टे के खिलाफ एक्शन लिया जाने लगा और फिर लिट्टे को इंडिया में बैन कर दिया। ये तमिलनाडु। और कई बार आप लोग फिशरमैन का जो इशू देखते होंगे श्रीलंका के साथ, तो श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम यह है कि लिट्टे के जो लोग थे पहले फिशरमैन की तरह एक काम करते थे, तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी का खतरा होता है। लेकिन इंडिया के लिए लिट्टे वाले सिक्योरिटी का खतरा नहीं, लेकिन वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और कई बार गोलियां भी चलती हैं। और कई बार बहुत सारे तमिलनाडु के जो लोग होते हैं
रियल में फिशरमैन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। फिर तमिलनाडु के लोग काफी प्रेशर डालते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि भाई श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छा ना रहे। और उसके बाद आप लोगों को मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसकी अभी एक डिवाइड हुआ था, नया जो स्टेट बना है आंध्र प्रदेश से वो बना है तेलंगाना। तेलंगाना का जो डिस्प्यूट है 1946 में ही स्टार्ट हो गया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो जोन था, जहाँ की कैपिटल हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद के एक निजाम थे वो रूल करते थे। और इस हैदराबाद के निजाम की बनती थी ब्रिटेन वालों के साथ। और ये नहीं चाहते थे कि मैं इंडिया में इंक्लूड हूँ। ये बोल रहे थे ना मुझे इंडिया में इंक्लूड होना है ना पाकिस्तान में मैं इंडिपेंडेंट एक अपना नेशन बनाऊंगा। लेकिन पटेल जी ने पहले इनको प्यार से समझाया, ये माने ही नहीं। फिर उसके बाद इनके खिलाफ पब्लिक थी, क्योंकि पुलिस का यूज करके काफी ज्यादा सप्रेस करते थे पब्लिक को। तो उसके बाद तेलंगाना मूवमेंट हुआ 1946 में स्टार्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी तेलंगाना मूवमेंट को प्रमोट किया और फिर बाद में पटेल जी ने फोर्स का यूज करके आंध्र प्रदेश वाला जोन या हैदराबाद वाला जोन इंडिया के कंट्रोल में कर लिया। फिर तब से तेलंगाना वाले लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारा अपना स्टेट होना चाहिए। तो इंडिया के फ्रीडम के बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट मूवमेंट चला वो चला तेलंगाना मूवमेंट। 1946 से स्टार्ट हुआ और 2014 में इन लोगों को अपना एक स्टेट मिला। और उसके बाद से तेलंगाना एक स्टेट है जो तेलंगाना कल्चर को, अपनी चीजों को बचाने की कोशिश करता है। और इन दोनों के बीच, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच हैदराबाद को लेकर डिस्प्यूट है। हैदराबाद तेलंगाना के सेंटर में पड़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश को समझाती कि देखो वो सेंटर में पड़ता है, कैसे तुम्हारी कैपिटल बना। आप लोगों को हम रिसोर्स देते हैं, अमरावती अपनी कैपिटल बनाओ, जो एंशिएंट टाइम में भी फेमस थी। तो आंध्र प्रदेश बोला ठीक है बनाएंगे, लेकिन बट जब तक नहीं बनेगा तब तक हैदराबाद में। तो जब तक अमरावती नहीं बनती तब तक आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी हैदराबाद है। और यहाँ पर एक सीएम आए नए, उन्होंने बोला हम एक कैपिटल नहीं 3 कैपिटल बनाएंगे। उन्होंने बोला हमारी जुडिशियल कैपिटल, लेजिस्लेचर कैपिटल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल तीनों अलग अलग। तो किसी ने पूछा क्यों? बोले हमारे स्टेट का अच्छा डेवलपमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम पैसा एक ही कैपिटल का देंगे, हमें नहीं पता कितनी कैपिटल डेवलप करो। और ये मॉडल कहीं ना कहीं जो रेड्डी साहब इनके सीएम हैं उन्होंने लिया है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका की भी 3 कैपिटल है, उनकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जो कैपिटल है वो अलग अलग है। और ये कहीं बेनिफिशियल भी है। बेनिफिशियल इस सेंस में कि भाई हर स्टेट का हर पर्सन इतनी दूर तो नहीं आ सकता। जैसे आप लोग देखो दिल्ली हमारी कैपिटल है, न्यू दिल्ली, लेकिन साउथ इंडिया लोगों को जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट आने के लिए भी इतनी दूर आना पड़ता है। साथ में अगर एमपी साउथ इंडिया का कोई है उसे भी न्यू दिल्ली इतनी दूर आना पड़ता है, हर बार उन्हें ही दूर आना पड़ता है। क्यों ना हमारी अलग अलग कैपिटल होती तो आसानी होती। लॉस ये होता है कि जब सेंट्रलाइज सब नहीं होगा तो प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग डेवलप करने पड़ेगा, रिसोर्स भी ज्यादा लगेंगे, ये सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन वहां के सीएम साहब, रेड्डी साहब थोड़ा इस मामले में सीरियस है और चाहते हैं कि हमारा ये हो। और अगला आप लोगों को दिखता है उड़ीसा। उड़ीसा जो काफी ज्यादा फेमस है कलिंगा वॉर के लिए। कलिंगा वॉर यहाँ पे हुआ था अशोका के टाइम। अशोक ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया, लोगों को मारा, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध रिलीजन को ज्वाइन कर लिया। और उड़ीसा और ज्यादा फेमस है अपने कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल तो उड़ीसा में ही है और वो सन गॉड सूर्य के लिए भी डेडिकेटेड है। ऐसा माना जाता है एंशिएंट मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे बनाया गया है। और सूर्य की जो पहली वाली जो किरण आती है वो इस टेम्पल पे पड़ती है। कई बार इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते थे। उसका रीजन था ये कई बार इसमें कुछ ऐसे अट्रैक्शन फोर्स है कि शिप को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था और शिप लोग टूट जाता था शिप, या शिप इंजर्ड हो जाता था। तो इसलिए कई बार बोला जाता है ब्लैक पगोड़ा कोणार्क टेम्पल।
और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो क्या है, भुवनेश्वर। तो ये आप लोगों ने पूरा एक जोन देख लिया। अब बचा है सिर्फ हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला, वो भी एक बार मैं घुमा देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाएंगे, वेस्ट बंगाल के बाद ये सिक्किम पड़ता है इधर भूटान और नेपाल के बीच। और सिक्किम पहले एक अलग नेशन हुआ करता था, 1975 से पहले सिक्किम अलग नेशन हुआ करता था, जैसे भूटान नेपाल है। लेकिन इसने इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन की थी कि जब हमारे डिफेंस में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमारी हेल्प करोगे। इंडिया ने बोला ठीक है, हम आप लोग की हेल्प करेंगे। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर कर लिया तो सिक्किम को डर लगा, और सिक्किम के लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी इंडिया में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंट रहेंगे तो इंडिया हेल्प तो करेगा बट इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सिक्किम ने 1975 में अपने यहाँ वोटिंग करवाई, और उस वोटिंग में बहुमत से इंडिया में ये लोग शामिल हो गए, और हम लोगों ने इनके लिए प्रोविजन किया, और 1975 से सिक्किम इंडिया का पार्ट है। और सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक। और गंगटोक एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। गंगटोक के जस्ट नीचे आपको वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग दिखेगा। दार्जिलिंग टी, टी का नाम भी सुना होगा, दार्जिलिंग टी काफी ज्यादा फेमस है। तो ऐसे ही सिक्किम के आसपास में टी प्लांटेशन और नेचुरल एनवायरनमेंट काफी बचा हुआ है। और सिक्किम से जब आप आगे की तरफ इस सेंट्रलाइज पावर बढ़ोगे, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, मतलब चिकन की तरह जो मुर्गा होता है उसकी तरह यहाँ पे गर्दन है, और हमारी गर्दन यहाँ फंसी हुई है कि चाइना कभी भी इस चीज को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए हम डरते हैं कि कहीं नेपाल के थ्रू या उसकी तरह चाइना ना आ जाए। इसलिए हम लोग अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, कभी म्यांमार के थ्रू, कभी बांग्लादेश के थ्रू हमें अल्टरनेटिव मिले तो हम चाइना को इस मामले में थोड़ा सा अपर हैंड ना दें। तो असम जो आगे की तरफ आप जाओगे पड़ेगा, जिसका कैपिटल है दिसपुर। असम में बहुत सारी फेमस प्लेस है, जिसमें से एक है गुवाहाटी। गुवाहाटी काफी फेमस है असम का एरिया, और असम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और खासकर नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि लिंकिंग चेन क्रिएट करता है नॉर्थ ईस्ट और उसके बीच। और साथ में ही असम से होके ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है। तो कई बार असम में आप लोगों ने सुना होगा फ्लड की न्यूज आती रहती है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में मानसून सीजन में जब पानी होता है तो फ्लड की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और पहले असम के अंडर ही ये सारे स्टेट थे, 7 स्टेट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट इसे कहा जाता था पहले। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट बनाए गए, और ऊपर आप लोगों को चाइना के पास दिखता है अरुणाचल प्रदेश। और 1962 के वॉर में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल में कर लिया था, फिर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो पीछे गया था। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश से इधर साइड आप लोग आओगे तो इधर वाला एरिया है नागालैंड, जहाँ पे नागा ट्राइब रहते हैं, थोड़े वायलेंट भी हैं और अपने कल्चर को लेके काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं। और इसकी कैपिटल क्या है, कोहिमा। नागालैंड से नीचे की तरफ आओगे मणिपुर, जहाँ पे अभी इंसर्जेंसी भी चल रही है, आप लोगों को पता भी होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। प्लेन वाले एरिया और माउंटेन वाले एरिया में जो ट्राइबल है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है रिजर्वेशन को लेकर, और सब चाहते हैं कि हमें फायदा हो, और वो प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई। और मणिपुर से ही मैरी कॉम आप लोगों ने सुना होगा। मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहाँ मैट्रियार्की चलती है, पैट्रियार्की नहीं, मैट्रियार्की। और वहां पर शादी होने के बाद, जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, लड़कियों को जाना पड़ता है लड़कों के घर, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, रिवर्स। लड़कों को जाना होता है लड़की के घर, और जो प्रॉपर्टी का जो राइट है वो सबसे छोटी बेटी के पास रहता है। ये इनके यहाँ राइट होता है, वही सबके लिए जो भी काम होता है करती है, वर्क का डिवीजन करती है, वो सारी चीजें मणिपुर में होती है। और मणिपुर के नीचे आपको मिजोरम, मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। मिजोरम भी काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ मिजो ट्राइब मिलते हैं। और फिर उसके बाद मिजोरम से आगे आप जाओगे तो त्रिपुरा, इसकी
और मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। तो ये मैंने आपको इंडिया का पूरा पॉलिटिकल मैप घुमा दिया है। नीचे इधर आप लोगों को दो आइलैंड दिखेंगे, एक है अंडमान निकोबार इधर, इस साइड वाले एरिया में हमारा बे ऑफ बंगाल में दिखेगा अंडमान निकोबार, इस वाले में अरेबियन सी के पास आप लोगों को दिखेगा लक्षद्वीप। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के जो अगले कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसमें ज्योग्राफी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, माउंटेन, प्लेन्स, इसके बारे में जानेंगे, और साथ में ये किस किस फोर्स की वजह से ये चीजें डेवलप होती है, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और अर्थ की प्लेट को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रस्ट, मेंटल, को, ये सारी बेसिक चीजें हम देखेंगे। और फिर उसे लिंक करेंगे इंडिया से, इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडियन जो पेनिनसुला वो कैसे डेवलप हुआ, हमारे यहाँ हिमालय कैसे डेवलप हुए, ये सारी चीजें उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। बस ब्रीफ में मुझे बताना था कि ये सारी चीजें यहाँ है, जिससे आप लोगों को बार बार ये ना पता हो कि भाई हिमालय किधर पड़ता है, ये सारी चीजें। तो एक बार आप लोग भी मैप में जरूर देख लेना, और होमवर्क आप लोगों का यही रहेगा कि कैपिटल और इसको आपको बनाना है, मैप का यूज करके आप लोग बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यूज करना, और कोशिश करना आसपास के इंडिया के बॉर्डर कंट्री भी दिखा सको। अगर आप क्लॉकवाइज मैनर में चलोगे तो इधर पाकिस्तान होता है, इधर अफगानिस्तान, इधर चाइना, इधर नेपाल, फिर सिक्किम के बाद भूटान, इधर साइड म्यांमार, और फिर उसके बाद कुछ हमारे साथ सी बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें से एक है श्रीलंका, नेबरहुड। और बहुत दिन सालों के बाद हमने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भुट्टो साहब, उनको बुलाया था, उसके बाद भी ये न्यूज में था। और सार्क में इंडिया के आसपास की सारी कंट्रियां जाता है शामिल है। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको भी हम देखते चलेंगे जैसे जैसे हम मिलेगा। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना है, सृष्टि जी पूछना है।